आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली एक मशहूर गुलकारा जो आए दिन हैदराबाद के मुख्तलिफ़ शोज़ में धमाका खैज परफॉर्मेंस के ज़रिए उस शो को यादगार बना देती हैं। मेरी मुराद है अमृता पाटिल। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशली हैदराबादी सितारे के इंटरव्यू के लिए उन्होंने हामी भर ली है। तो आइए हम आपसे रूबरू करवाते हैं अमृता पाटिल जी से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं अमृता पाटिल हैदराबादी सितारे सभी जो देखते हैं उनको आदाब और नमस्कार करती हूँ। और बहुत टाइम से चाह रहे थे कि जानी भाई की ये हमारा एक मुलाकात हो और इस तरह से एक इंटरव्यू हो, बट कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न थे कि बहुत बार मतलब ये पॉसिबल नहीं हुआ। उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ आपको। नहीं सॉरी, क्योंकि ये इतना बड़ा काम करे और इतना अच्छा, मैं कंटिन्यू इनको फॉलो करती हूँ और इनके सारे इंटरव्यू भी देखते हैं इतने आसानी से, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा कैमरा मतलब वो है, हाँ कॉन्शियस हूँ, बट क्योंकि ये साथ में है तो आई एम कंफर्टेबल नाउ। बिल्कुल। अमृता जी, शुरुआत हम यूं करेंगे कि आपकी ये जो जर्नी है, जो आगाज़ हुआ वो किस तरह हमें बताएं। म्यूज़िक की जर्नी का आगाज़ जैसे ऐसे बोल सकते हैं आपकी माँ के पेट से ही हुआ था जी। क्योंकि मेरी मम्मी जब 6 मंथ प्रेग्नेंट थे तभी उन्होंने संगीत सीखना चालू किया, क्लासिकल संगीत। ओके। और तब से लेके उन्होंने अपनी पूरी लाइफ संगीत को ही दी, और वो क्लासिकल संगीत में टीचर भी थे, उनके क्लासेस भी चलते थे। तो बट ऑब्वियस बात है कि उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग में सिखाया और इस लाइन में मुझे लाया। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जब मैं 7 साल की थी तब उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ाया था। अच्छा। और वो हर कहीं पे उनकी आदत थी कि जैसे ये स्टेज है तो वो यहाँ पे बैठी रहेगी तो मैं गाऊंगी, और वो अगर नहीं बैठी है तो फिर मैं तो नहीं गा पाती थी इस टाइप से। तो उन्होंने इतनी मेहनत लेके मुझे ऐसा बोल सकते कि ये लाइन दिखाई। आपकी मम्मी ने ही आपको स्टेज की दुनिया में रोशनास करवाया और स्टेज की जो बारीकियां हैं या संगीत की बारीकियां हम कह सकते हैं उसको सिखाया। तो आप अपनी माँ को ही गुरु मानती हैं जी, और गॉड फादर मानती हैं। जी जी जी, मेरे पहले गुरु मेरी माँ ही थी। और उसके बाद में उन्होंने मुझे 12th के जो 11th 12th था मेरा 10th के बाद का, तो एक प्रॉपर संगीत का गुरुकुल होता है, वो शिवदास देगलूरकर, पंडित शिवदास देगलूरकर, उनके पास मैंने 2 साल सीखा। और उसके आगे की क्लासिकल का भी मैंने नॉलेज पंडित दिलीप दोड़के जी है, अच्छा, उनसे लिया है। ओके। और मैंने संगीत विशारद और MA इन म्यूजिक किया है उसके बाद। क्या बात जी, बहुत बड़ी बात है। संगीत की शिक्षा जब आपने हासिल की तो जो भी संगीत की शिक्षा हासिल कर पाता है या तो वो गज़ल गायकी की तरफ रुख करता है या फिर क्लासिकल की तरफ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया बल्कि लाइट म्यूज़िक की तरफ अपना रुझान बढ़ाया और आप फिल्मी गानों को ही प्रेफरेंस दिया या फिर अहमियत दी। ऐसा क्यों? मेरी मम्मी का एक बहुत टाइम से एक सपना था कि वो ना चाहती थी कि मैं बहुत बड़ी क्लासिकल सिंगर बनूं, और उनका एक यही सपना था कि मैं बहुत बड़े बड़े राग गाऊं और इस टाइप से। बट वो बचपन में ऐसा था कि कोई भी आए तो गाना गाओ ऐसे बोलने के बाद वो टाइम पे वो
तुम मिले दिल खिले वो जो सॉन्ग था, वो बहुत फेमस हो चुका, तो वो ही गाना मैंने गाना। और मुझे क्लासिकल भी आता था, बट मेरा पसंद शुरू से वही रही। और फिर भी मैंने लास्ट 10 से 15 ईयर्स ऐसा बोल सकते, तब से ही मैंने बॉलीवुड स्टार्ट किया है। उसके पहले मैं क्लासिकल ही करती थी, उसके पहले मैं इतनी ये फील्ड में फुल फ्लेज नहीं थी। अच्छा। तो एकदम जो बोलते हैं कि, और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बदकिस्मती बोलिए शास्त्रीय संगीत की, क्लासिकल संगीत की, या फिर सुनने वाले आजकल वैसे नहीं रहे कि क्लासिकल सिंगर को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये फैक्ट है, लेकिन वो एक लेवल के बाद आपको वो वैल्यू मिलती है। बट बॉलीवुड संगीत एक ऐसा है कि हर कोई इसको सुनता है, और मेरा रुझान भी उसमें था, और प्रोफेशनली तौर पे मैंने इसको अपनाया, तो मज़ा आ गया। अच्छा, नहीं लेकिन एक बात है अमृता, जिस तरह आपने क्लासिकल संगीत सीखा, तो जो ये लाइट म्यूज़िक है, मतलब हम हिंदी बॉलीवुड का जो नंबर्स है वो तो बड़े आसानी से आप एडॉप्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन क्लासिकल का अपना एक मिजाज है, वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आपने उतनी मेहनत करने के बाद बॉलीवुड को चुना, ऐसा क्या, या उसमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, या फिर स्कोप नज़र नहीं आया? फ़ायदा तो ठीक है, बट ऑब्वियस बात है कि फ़ायदा ही भी देखा, और मेरा रुझान भी वो था कि मुझे वो पसंद था कि ये ऐसे सारे नगमे गाना और स्टेज शोज़ करना, ये वो। और महफिल में क्या होता है पता है, आपको एक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। आप जैसे शॉर्ट में मैं इस तरह से तो बैठ के राग नहीं गा सकूंगी तो ये भी, और सजने धजने का इसका सबका भी शौक था, और मेन तो मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो मैंने वो। और अगर मैं एक पते की बात आपको आज बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें अनुभव की है, कि जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी और बॉलीवुड सिंगिंग भी, तो सबसे आप मुझे पूछोगे कि मुश्किल क्या, तो मैं आपको बोलूँगी कि बॉलीवुड गाना मुश्किल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग में जैसे आप और हम बात करें तो हम जो चाहे बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको अगर स्क्रिप्ट दी जाए कि हमको यही स्क्रिप्ट और इसी तरह से इसी टोन में करनी है, और फुल ऑफ फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। क्लासिकल सिंगिंग में आपको चाहिए वैसा मन से आपको जो आए गा सकते हैं, लेकिन आपको बॉलीवुड सिंगिंग में फेस के एक्सप्रेशन से लेके सामने वालों को वो अच्छा लगे वो देख के लेके पूरी कॉपी हमको प्रॉपर करनी आनी चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क है जो हर कोई नहीं कर सकता है। ये तो आपने एक नई राय दी है और एक नया मैसेज देने की कोशिश की है। उमन होता ये कि बॉलीवुड के जो नंबर्स गाते हैं क्लासिकल वाले उतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, मतलब वो क्लासिकल का अपना एक मेयार है, उनका एक स्थान है। नहीं, नो डाउट, देखिए क्लासिकल सिंगर हमेशा ऊंचा रहा है और वो रहेगा ही, क्योंकि वो बेस है और उसकी एक अपना ही कलर है, अपना ही एक वो चीज़ है। जैसे कोई एक चीज़ फेमस है तो ज़्यादा लोग वही प्रेफर करते हैं, उसी टाइप से बॉलीवुड म्यूज़िक हर जगह पे पहुंचा है, मतलब इंडिया भी नहीं, इंडिया से बाहर बॉलीवुड म्यूज़िक को मतलब बड़ी अहमियत दी गई है, प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उस हिसाब से वो ज़्यादा फेमस है। सही है। बहरहाल बातें तो होती रहेंगी अमृता जी। जब आपने जिक्र किया कि पहली मर्तबा जो गाना आपको लुभाया या फिर आपने पसंद किया, तुम मिले दिल खिले, वो गाना ज़रूर आप ऑडियंस के लिए गुनगुनाएं। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आप क्लासिकल म्यूज़िक सीख रही थी
तब आपको क्या एहसास हो रहा था कि भाई आपने तो बॉलीवुड को अडॉप्ट कर लिया, क्या मुझे क्लासिकल सीखना चाहिए या नहीं? बॉलीवुड खैर अपनी जगह है, लेकिन संगीत एक बेस है आपके। मराठी में भी बोलते हैं कि संस्कार जिसको बोलते हैं, वो संस्कार आपके गले पे जो करने वाली चीज़ है वो है क्लासिकल म्यूज़िक। वो होने के बाद जो बॉलीवुड म्यूज़िक का कलर आता है ना, वो कुछ अलग अंदाज होता है। तो इस वजह से मैंने क्लासिकल सीखा। अमृता जी, आपको याद आता है कि लाइफ का पहला जो परफॉर्मेंस जो आपके लिए सबसे यादगार रहा हो, अगर आपको वो चीज़ें याद आती हों तो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर सकती हैं। पहला कौन सा शो था जिसमें आपने बॉलीवुड नंबर पेश किया था और लोगों ने काफ़ी सराहा था, पसंद किया था, उस बारे में बताएं। ऐसे तो कॉलेज के जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह, उसमें तो मैं गाती ही थी, बट उसमें समथिंग गज़ल और इस टाइप से सॉन्ग्स होते थे। बट पहला स्टेज शो जो मैंने किया था, तो तब मैंने तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, ये वाला सॉन्ग गाया था। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने पेश किया था। और वो टाइम पे ऐसा था कि वो मैंने कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक से बॉलीवुड में आने के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है, कि क्योंकि वो उतना सारी चीज़ें हम तो बहुत डर गई थी मैं। बट वो सॉन्ग एक ऐसा था कि जो मैंने फर्स्ट टाइम गाया और उसको मैं डर गई थी, उसके बावजूद लोगों ने बहुत सराहा, मतलब। और वहीं से एक मेरी प्रॉपर प्रोफेशनल जर्नी जो बोलती है वो स्टार्ट हुई। वो गीत ज़रूर गुनगुनाएं, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक यादगार गीत आप मान सकती हैं, है ना? जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। क्या बात, थैंक बहुत ज़बरदस्त जी। अमृता जी। जब आपने बॉलीवुड नंबर्स को गाना शुरू किया, तो जिस तरह आपने बताया कि टास्क, तो कौन से सिंगर को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और किन प्लेबैक सिंगर्स को अपनाना चाहते थे, या फिर उस जैसी ही आवाज़ लगे या फिर उन जैसा ही मैं परफॉर्म करूं? सच कहूँ तो ये बॉलीवुड का ये नियम होता है कि भाई आप जो गाना गाओ तो वो उसी सिंगर जैसा आना चाहिए। ये बात मुझे समझने के लिए बहुत टाइम लग गया है। और मुझे मतलब सॉन्ग जैसा है ऐसा मैं गाती थी, बट हाँ, मुझे उनकी स्टाइल भी अडॉप्ट करनी है। ये जब से मैंने जाना तब से मुझे आशा भोसले जी बहुत मेरी फेवरेट है। अच्छा। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जितनी वर्सटाइल सिंगर हो नहीं सकती, और उतना जितना उनका, मतलब मैं बहुत ही उनको पसंद करती हूँ, किसी से भी ज़्यादा। ठीक है, लता जी मतलब एक बहुत ही, वो तो एक अजूबा ही है लता जी, लेकिन वर्सटाइल सिंगिंग के वाइज मुझे आशा जी बहुत पसंद है। तो चलिए, आशा जी का जब आपने जिक्र किया और आपकी फेवरेट है, तो कुछ आशा जी का नंबर। आशा जी का एक सॉन्ग था जो मैंने बहुत शुरू से कई मेरे कॉम्पिटिशन्स में भी गाया, और वो एक्चुअली गज़ल है, बट अच्छा। मुझे अच्छी लगती है। और फिर बाकी तो बहुत सारे गाने सॉन्ग्स गाए मैंने उनके। सलोना सा सजन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ, जिया में एक अगन है और मैं हूँ, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
अगर हम उमराव जान की बात करें जी। तो मैं चाहता हूँ कि दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, जो ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा, वो आप ज़रूर सुनाएं। दिल चीज़ क्या है, आपने बहुत खूबसूरत सॉन्ग मुझे सजेस्ट किया है, तो इसका जो आखिरी अंतर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही आपके सामने पेश करूँगी। ज़रूर। कहीं तो कहीं तो आसमान आ, कहीं तो आसमान को ज़मीं पर उतार लाए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। बिल्कुल आपका कहा हम मानेंगे। बहुत अच्छे अच्छे नगमे आप गा रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो एक बात है अमृता जी, आप मुख्तलिफ़ शहरों में आए दिन शोज़ करती रहती हैं, तो अगर हम ऑडियंस की बात करें, किस शहर की ऑडियंस आपको बहुत ज़्यादा यानी म्यूज़िक लवर्स लगी या फिर संगीत के चाहने वाले लगे हैं? एक्चुअली बहुत सारे शहरों में मैंने बहुत टाइम तक काम किया, लेकिन कुछ साल से मैं गुजरात में काम कर रही हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे जो आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलता है और वहाँ का जो संगीत प्रेमी लोग हैं वहाँ के, वो बहुत ही अलग टाइप के हैं। उनके पास आर्टिस्ट के लिए जितना रिस्पेक्ट है, और वो आप शादी के शो के लिए भी जाएंगे तो पहले वो आपके बैठ के सुनेंगे सब लोग, एंड देन वो उनके खाना पीना और ये सब सारी चीज़ें होंगी। इस टाइप से भी शोज़ होते हैं और मुझे गुजरात की ऑडियंस दिल से पसंद है, ये बात। ऑफ कोर्स कि हैदराबाद की भी ऑडियंस बहुत अच्छी है। हैदराबाद से मैं ख़ास बताना चाहूँगी कि हैदराबाद से मैंने सीखा बहुत है, क्योंकि हैदराबाद में जो सॉन्ग्स चलते हैं वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं चलते, या फिर नहीं चलते बोलने से अच्छा है कि उतना लोग सुनने वाले हैं ही नहीं जितने हैदराबाद में सुनने वाले। इतने दर्दी और हर टाइप के सॉन्ग्स, और यहाँ आके मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट परफेक्ट हो सकता है। जैसे मैं हुई, मैं जब से हैदराबाद आई तो मेरा कलेक्शन बढ़ा, और जो एक बहुत सारे टाइप का एक वर्सटाइल जो हमारा एक अंदाज़ होता है वो भी मैंने बहुत यहाँ पे आके थोड़ा उसको एक्सप्लोर किया, और उसको अच्छा मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। उसके लिए मैं हैदराबाद के ऑडियंस को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप इसी तरह से ऐसे सॉन्ग सुनते रहिए और हमारे जैसे आर्टिस्ट को बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हैदराबाद का जो टेस्ट है यहाँ की ऑडियंस का, हर मूड के गाने सुनते हैं, और जो भी आर्टिस्ट आता है उसके लिए तो ये लोग इम्तिहान से कम नहीं होते हैं। ऑब्वियसली इम्तिहान। क्योंकि जिस दौर में हम भी ऑर्केस्ट्रा में लगातार शोज़ करते थे तो कलेक्शन होना ज़रूरी है, तो बाहर के सिंगर्स आके अक्सर व बेशतर यहाँ पर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना कलेक्शन नहीं होता, फिर वो क्या गाएं ये सोच में रहते हैं। मतलब बहरहाल आप तो हर स्टेज पर खरी उतरती हैं और ज़्यादातर आप ओल्ड मेलोडीज नंबर्स गाती हैं तो धूम मचा देती हैं। ओल्ड भी गाती हूँ और न्यू भी मेरा उतना ही पकड़ है। न्यू सॉन्ग्स में भी मैं उतना ही मतलब काम कर चुकी हूँ, और जैसा जनरेशन है मैंने देखा कि आर्टिस्ट हो या एक्टर हो या कोई भी हो, आप जनरेशन के साथ अगर हम खुद को चेंज नहीं करते हैं तो आप कहीं तो भी पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने खुद को वो चीज़ों में भी ढाला, और बट अभी मतलब ठीक है, आप मैं जानती हूँ कि आप जानते हैं कि आपने मुझे पहले से सिर्फ ओल्ड गाते हुए देखा है और आपने मुझे कभी न्यू सॉन्ग्स गाते हुए नहीं देखा है। बट हाँ, मैंने काफ़ी सारे शोज़ में न्यू सॉन्ग्स के भी बहुत सारे करती हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी ऑडियंस हर तरह के नगमे आपसे सुनना चाहती हैं, तो मैं उसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ इस शो के ज़रिए। चलिए कोई एक नया गीत जो हमारे ऑडियंस के लिए आप सुनाना चाहती हैं। नए सॉन्ग्स है उसमें मुझे
पर्सनली श्रेया घोषाल जी बहुत पसंद है जी। और उनका ही एक सॉन्ग मैं आपके सामने, ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो इसके 2 लाइन सुनाती हूँ पहले। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तू, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी तेरी ख्वाहिशें। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिन लगदा जी, कि तू जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, कि दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी, वे चंगा नहीं कीता बेबा, वे चंगा नहीं कीता बेबा, दिल मेरा तोड़ के, ओ बड़ा पछताया खा, ओ बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अमृता जी, इन दिनों आज हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया का चलन आम होता जा रहा है, उस लिहाज से भी बहुत सारे स्टेज शो हो नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसे में एक सिंगर को अपने आप को कायम रखना हो या अपडेट रखना हो तो वो क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए? अपडेट रखने के लिए जैसे नए सॉन्ग्स, मैंने बोला कि काफ़ी सारे लोगों ने अपना जॉनर बना लिया है कि नहीं, उन्होंने उनकी एक बाउंड्रीज है कि जैसे मेरी भी थी कुछ टाइम तक कि नहीं मैं ओल्ड ही गाती हूँ और मैं फलाना वालाना, कुछ टाइम बाद मैंने वो सब चेंज कर दिया। मैं एकदम रॉकिंग वाले जो शोज़ होते हैं पूरे, जिसमें ऐसा समझ लो कि अभी एक ऐसा आया है, शादियों में भी आप देखेंगे पहले लोग सुनते थे, अभी पूरा डांसिंग वाला और ये चलन आया है, माहौल बदल गया हो गया। और ऐसा एक था कि आपको डांसिंग नचाने वाले और ऐसे सिंगर की आजकल वैल्यू है, उनको बुलाया जाता है और उनकी भी एक अच्छी ये है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर इसमें खुद को डाल नहीं पाए अभी तक, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि जैसे कुछ वेस्टर्न है, मतलब जैसे आप रॉकिंग शो करें तो आपका ड्रेसिंग भी उस टाइप होना चाहिए, मतलब आपका एटीट्यूड उस टाइप होना चाहिए। तो ये सब चेंज करने की ज़रूरत है अगर आपको इसमें अभी के जो बच्चे हैं उनके कंधे में कंधे मिला के चलना है, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं और जो बस धूम धड़ाके के साथ आते हैं और इस टाइप से, तो खुद को चेंज करना तो पड़ेगा। और जैसे मैंने भी खुद को काफ़ी हद तक चेंज किया, ये नहीं बिल्कुल सही बात है, और करना पड़ेगा आपको, अगर इस दौड़ में रहना है तो आपको करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। एक सवाल यहाँ पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि पहले लोग गाना सुना करते थे जी, लेकिन आजकल देखा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो क्लासिकल सीख कर आता है या फिर फ़न की बारीकियाँ सीख कर आता है उसको वो मुकाम नहीं मिल पाता, आप क्या मानती हैं? आपने बोला देख रहे हैं लोग, लेकिन मैंने जितना देखा कि अभी का जो म्यूज़िक आ रहा है, सिंगर की आवाज़ एकदम कम होती है, म्यूज़िक की आवाज़ फुल लाउड होती है। तो ये म्यूज़िक का ज़माना आ गया है, ऐसा मुझे लगता है कि लोग जैसे आपने देखा कई सॉन्ग्स अभी भी नए नए आते हैं, उसमें म्यूज़िक की आवाज़ बहुत रहती है, सिंगर की आवाज़ कम रहती है। तो म्यूज़िक का ज़माना ज़्यादा आ गया है। और सिंगिंग की तो हम ऐसा नहीं बोले, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी है नए में भी गाने वाले, बट वो टेस्ट नहीं है जो पुराने ज़माने में था। और सब तो ज़माने के साथ मैं बोला कि जैसा ज़माना चेंज हो रहा है, हम इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ऐसे अच्छा म्यूज़िक बनाने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टेस्ट ही चेंज हो रहा है
तो वो सब इतना अच्छा बना के भी वो क्या करें। लेकिन फिर भी ऐसे ऑडियंस है बहुत सारे जगह पे, या फिर हर जगह पे ऐसी एक ऑडियंस है जो आपके अंदर के सिंगर को सुनना चाहती है। तो ठीक है, उनके लिए ये अच्छा है कि इस प्रोफेशन में आप क्लासिकल म्यूज़िक से भी आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी आपका कुछ हो नहीं सकता है। और वो श्रेया घोषाल जी हो या बड़े बड़े अरिजीत सिंह हो, ये भी तो क्लासिकल से ही आए हैं, और जो वो गा रहे हैं उसके लिए भी क्लासिकल तो ज़रूरी है। सूफ़ी में म्यूज़िक का हम जिक्र करें जी। तो म्यूज़िक में भी मेल डोमिनेटेड ही ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में फ़ीमेल के गाने बहुत कम आते हैं, बहुत कम ही आ रहे हैं। ऐसे में अब बहैसियत आप फीमेल आर्टिस्ट क्या सोचती हैं, क्या हमको भी मेल डोमिनेटेड म्यूज़िक में ढालना चाहिए, या फिर उन्हीं के गानों को अडॉप्ट करके वही गाने हम गाना चाहिए? आप क्या मानती हैं? मैं तो ये ऑलरेडी करना चालू कर दिया है, मैं आपको बोल दूं। क्योंकि अभी जो रिसेंट कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो उसमें ये एक ट्रेंड आ गया है कि आप रफ़ी साहब को भी गा सकते हैं, आप अरिजीत को भी गा सकते हैं, और एक अनप्लग्ड नाम का एक चीज़ आया है अभी मार्केट में। हाँ, और इसकी अभी मार्केट में ऐसे शोज़ बहुत चलते हैं, और मैं खुद भी वही शोज़ ज़्यादा करना पसंद भी करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं फिर मेल सॉन्ग्स भी गाती हूँ और सभी गाती हूँ एज सच। तो मुझे तो पसंद है मेल सॉन्ग्स भी गाना। मेल सिंगर्स की बात करें या फिर गानों की बात करें, तो कौन सा गाना आप स्टेज पर ज़्यादा गुनगुनाती हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि आप अमृता पाटिल भी ये काम कर रही हैं? ये रफ़ी साहब के चहेते लोगों की नगरी है हैदराबाद, तो रफ़ी साहब का 14वीं का चांद मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आँखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती हो जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं इसलिए आपका साथ दिया क्योंकि ये गाना आपके लिए कोई गा सकता है। खुद आप अपनी तारीफ कर रही जी थी। थैंक यू। एक बात है अमृता जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जनरेशन के हिसाब से या फिर जो चल रहा है वो हिसाब से अपने आप को ढाल रही हैं। मैशअप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका भी, नए गाने पुराने गाने, ये तो लोग सुन रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जो पुराना संगीत है आज भी लोग उसके उतने ही दीवाने हैं जितने पहले हुआ करते थे? क्योंकि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वही वाली बात है। हालांकि लाख संगीत में उथल पुथल हुआ है या फिर संगीत का थोड़ा रुख मोड़ दिया गया है, लेकिन पुरानों गानों की बात आज भी नहीं आ सकती। अब आजकल जो गाने आते हैं वो सिर्फ 1 महीना 2 महीने उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए ही देखिए कि काफ़ी सारा हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि पुराने गानों का रिमिक्स हो रहा है, और उसी को भी आपकी अभी नई वाली जो जनरेशन है उसको वो पसंद कर रही है, और अभी भी लोग वो सुन रहे हैं। जैसे 90s के भी अभी जो नया दौर है कि 90s के भी सॉन्ग्स का वो आया है, नए मतलब रिमिक्स हो रहा है। मेरा बेटा की बात करती हूँ मैं कि जब वो छोटा था तब वो ऐसा बोलता था कि यार मम्मा ये गरीब गाने मत लगाओ आप, मैं जब प्रैक्टिस करती थी तो। अच्छा। और आज ये हालात है कि मार्केट में कोई रिमिक्स आता है ना तो बोलता है अरे वो नया गाना सुनो बहुत अच्छा है। बोला अरे ये तो हमने बरसों से गा के हमने छोड़ा है इसको, अभी कहाँ से ये नया होगा। बट उनको वो पसंद है, और अभी तो ये हालात है कि वो सिर्फ पुराने गाने सुनता है,
और मैं खुशी से बोलना चाहूँगी कि मुझे इस बात का फ़ख्र है कि चलो उसने एटलीस्ट एक इंसान ने, एक बच्चे ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया पुराने गानों को। और ये दौर मेरे हिसाब से ये वापस आएगा। पुराने गानों का जो दौर है ये वापस आएगा, क्योंकि आगे कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी चल रहा है उसके आगे कुछ करने जैसा है नहीं। तो ये ही वापस आके मुझे ऐसा लगता है कि यही लोग सुनेंगे, क्योंकि ये अमर है और इसके जैसा अभी कभी कुछ हो नहीं सकता है। सही बात है। जी। रिमिक्स की बात हम करें तो रिसेंटली एक गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, आयशा नाम की एक लड़की ने डांस भी किया था लता जी का। हाँ जी जी जी। मेरा दिल ये पुकारे आजा, शायद। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि वो गाना अगर आप गुनगुना दें तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तो कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। क्या बात है, ज़बरदस्त। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा अमृता पाटिल से, अमृता पाटिल सोनी जो आप बनी है, और हिंदुस्तान के जाने माने संगीतकार मयूर सोनी जी जो बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड प्लेयर हैं और जो सारी दुनिया में अपना एक मुकाम है, उनसे आपने शादी की है। बहुत पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपकी ये जो जर्नी है आप किस तरह देखती हैं? मयूर सोनी, पहले तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे अपने आप में ही उनका एक, उन्होंने बहुत मेहनत से नाम बनाया है। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो उनके 8 लाख से 10 लाख सब्सक्राइबर्स है और 300 मिलियंस उनके फॉलोअर्स है यूट्यूब के ऊपर, मयूर सोनी नाम से। पूरे इंडिया नहीं तो इंडिया के बाहर भी उनका बहुत बड़ा एक फ़ैन क्लब है कि बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं। और इस टाइप से जब आप, यहाँ मैं ख़ास मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप किसी परफेक्ट इंसान के साथ, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि जिससे संगत वैसा आपके पास वो भी गुण आ जाते हैं कि जिस इंसान के संगत के साथ। तो मैंने जैसे उनके साथ काम करना स्टार्ट किया तो एक जिसको बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल टच, एक्यूरेसी। और मैं उनको बहुत बार ऐसा बोलती कि ये एक है आमिर खान जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, और आप अगर ये बड़े बड़े मुंबई में हो, उन्होंने काफ़ी आशा जी से लेके सोनू निगम से लेके हर एक आर्टिस्ट के साथ उन्होंने अपना काम किया है। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट उनको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एज इट इज़ कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग अपने कीबोर्ड में उतारना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सीडी ही सुन रहे हैं, तो इस टाइप से उनका वो काम है। मैंने जब उनके साथ काम करना स्टार्ट किया तो मेरा काम उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था जितना वो एक लेवल थी उनकी की। और उनके साथ काम करते करते आज मुझ में भी वो एक परफेक्शन आ चुका है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। उनके जितना शायद मैं अभी और टाइम की बात कर पाऊँ, लेकिन एक आम सिंगर से भी ज़्यादा एक वो काम मैंने अभी खुद के काम में वो बदल किया है और बहुत फ़ायदा हुआ है उनके साथ तो मैं काम करके। यानी शादी रचा कर जी काफ़ी आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है जी क्योंकि आपकी गायकी में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। जी जिस तरह आप सोनी साहब को मिस्टर परफेक्ट मानती हैं जी तो आपकी इस गायकी में भी परफेक्टनेस आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे हर जगह पे करेक्ट करते रहते हैं। वो मुझे मतलब उनके साथ रह के मैंने ये जाना कि संगीत सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ ली और गाई और चले गए स्टेज पे परफॉर्म किए, ऐसे नहीं। कोई कॉन्सर्ट अगर उनकी है तो आज के डेट में भी वो उतना ही परेशान होते हैं उसके पीछे जितना वो पहले कॉन्सर्ट में थे। तो ये डेडिकेशन है, वो रात रात भर आज भी प्रैक्टिस रात रात भर करते हैं। तो ये उनको देख देख के हमको भी ऐसा लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं ना, हमको भी कर रहे हो तो मैं भी लेके बैठ जाती हूँ इस टाइप से होता है। बट बहुत कुछ काफ़ी सीखने को मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है। चलिए जब आपने सोनी साहब का जिक्र किया है तो उनके लिए कोई 2 लाइन आप ज़रूर गुनगुना दें इस शो के ज़रिए। एक्चुअली कुछ टाइम से मैं कहीं और शोज़ कर रही हूँ और वो उनके कहीं और शोज़ चल रहे हैं, तो हम बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। तो मैं कल उनसे मिलूँगी तो उनके लिए एक डेडिकेटेड सॉन्ग अभी जो तुरंत याद आ रहा है वो गा रही हूँ। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद
हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिल में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों से भेजूं तुझको ये प्यार। तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहरहाल ये तो थी बातें सोनी जी के लिए। अभी जिस तरह का संगीत आ रहा है, तो क्या एक सिंगर होने के नाते आप सेटिस्फाई हैं? कोई भी आप गाना गाती हैं, जैसे रैप म्यूज़िक आ गया है, काफ़ी बदलाव आ गया है इससे, तो एक सिंगर को जिस तरह वर्सटाइल आपने बताया रहना चाहिए, लेकिन इस तरह का अगर म्यूज़िक एक सिंगर के लिए चैलेंज बनकर आता है, तो सिंगर सेटिस्फाई रहता है या फिर काफ़ी बेचैन रहता है ऐसे गाने सुनने के बाद? अगर पसंद की बात करें तो पसंद तो ओल्ड सॉन्ग्स ही रहने वाली है और हमेशा रहने वाली है आखिरी दम तक। और रही अभी के वाले संगीत की बारी, तो कुछ सॉन्ग्स हैं ऐसे कि जिसमें आप गाते वक्त सेटिस्फेक्शन महसूस कर सकते हैं और अच्छा लगता है, बट कुछ सॉन्ग्स है वो नहीं है। बट मैं उम्मीद करना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे सॉन्ग्स आए, हम जैसे सिंगर्स को उसमें गाने में इंटरेस्ट हो या फिर सुनने में अच्छा लगे आपको भी और गाने में हमको भी अच्छा लगे, इस टाइप से कुछ। अमृता जी, आपने शुरुआत में बताया कि भाई आप क्लासिकल राग रागनियों से वक्फियत रखती हैं और आपने ख़ुद क्लासिकल सीखा है, तो हमारी ऑडियंस एक चीज़ से महरूम हो रही है, वो है गज़ल। आज जाने की ज़िद ना करो, अगर आप सुना दे तो बड़ा मज़ा आएगा। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात, ये तो हम भी कहते हैं, हमारी ऑडियंस भी कहती है कि आज जाने की ज़िद ना करो, लेकिन वक्त आपसे बातचीत करते वक्त का पता ही नहीं चला, और बातों का ये सिलसिला और गीतों का ये सिलसिला हमें मौका ही नहीं दिया कि लगातार आपसे बात करते जाएं और कुछ गानों का मज़ा उठाएं। चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है, क्योंकि आपको भी शो में जाना है। ऑडियंस को हम बता दें कि आपका हैदराबाद में बहुत ही ज़बरदस्त कंसर्ट के लिए ये यहाँ पर आई हैं और वो अभी शो के लिए निकलने वाली है, लेकिन इन्होंने हैदराबादी सितारे के लिए अपना कीमती वक्त दिया है। तो बहरहाल चलते चलते आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि शॉर्टकट ये कोई संगीत में है नहीं। जैसे काफ़ी लोग अभी कराओके पे गा रहे हैं और संगीत सीखने में बहुत कम लोगों की रुचि है, क्योंकि आप जब क्लास जाते हैं तो 8 दिन तो आपको सा गवाया जाता है, तो इसमें ये लोग बोर हो जाते हैं और ये लोग नहीं करते हैं। तो मैं खास बताना चाहूँगी कि आप कराओके पर 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग गा सकोगे, फिर आपकी संगीत की जर्नी ख़त्म। आपको अगर लंबा चलना है, आपको अगर कुछ इस फील्ड में करना ही है, तो आप बेसिक सीखिए और फिर इस फील्ड में आइए, या फिर बेसिक सीखते सीखते इस फील्ड में आ जाइए। तो मैं ये खास संदेश देना चाहूँगी। और अपना कोई जॉनर बना के मत चलिए कि जैसे मैं यही गाऊँगा या मैं वही गाऊँगा। आप सब कुछ गाइए, ठीक है, उसमें भी आपको जो पसंद है वो आप ज़्यादा गाइए, ज़्यादा से, लेकिन आप जब बाउंड्रीज बनाएंगे तो आपके लिए आगे की जर्नी मुश्किल हो जाएंगी। ये मैं मेरे खुद की जर्नी से आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि बाउंड्रीज मत बनाइए,
ना शहर की बाउंड्रीज बनाई है ना देशों की बाउंड्रीज बनाई है। बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट अपने शहर से निकलते नहीं है और बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करते, या फिर कहीं उनके मन में कुछ डर होता है इस वजह से, खास करके फीमेल जो आर्टिस्ट होते हैं। तो मैं आपको उनको खास बोलना चाहूँगी कि आपके नज़दीक से दुनिया से भी ज़्यादा बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप इसमें खुद को एक्सप्लोर कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, और आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे खास इस हैदराबादी सितारे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने बुलाया, और बहुत ही एक अच्छी हमारी बात हुई, और इतनी फ्रीली एक्चुअली मैंने भी बहुत मतलब बहुत टाइम बाद मैंने बात की है। तो मैं ऑडियंस को और आपको बोलना चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर कोई भी मेरे से इसमें गुस्ताखी हुई हो तो, और थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी अमृता पाटिल सोनी जी जो हमसे गुफ्तगू कर रही थी। गुफ्तगू का ये सिलसिला हम यहीं पर रोकते हैं। अगले हफ्ते एक नए सितारे के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।